हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रवीण अकेला आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न विथ फन में। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लोग आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हैं जो कि कोर्स 9 का है, C9 है। बीएड सेकेंड ईयर में C9 पेपर में यूनिट 2 में असिसमेंट ऑफ लर्निंग जो है अधिगम का आकलन, इसमें पढ़ना है एक अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे उपलब्धि परीक्षण के अर्थ, विशेषता, महत्व, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सिद्धांत, सोपान यानी चरण, उपलब्धि परीक्षण के प्रयोग विधि, उपयोग, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। तो इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने कवर किया है इस वीडियो के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और लाभ उठाएं। दोस्तों, एक टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण, यानी इसका अंग्रेजी रूप होता है असिसमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे इस चैनल को लर्न विथ फन को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, एक टॉपिक उपलब्धि परीक्षण के अंदर हमने इतने सारे बिंदुओं को इसमें इसलिए कवर किया है ताकि उपलब्धि परीक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार के यदि प्रश्न हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको हल कर सकें। दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण से संबंधित और बहुत सारे जो भी बिंदु हैं उस सबको हमने इसमें कवर किया है ताकि आपको उपलब्धि परीक्षण से संबंधित किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। यदि एक बार आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आशा करता हूँ टोटल जितने भी इससे प्रश्न बन सकते हैं आप टोटल प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, लिखा हुआ है उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, विशेषता, महत्व, परीक्षण निर्माण के सिद्धांत, सोपान, प्रयोग विधि, उपयोग, उद्देश्य, सारे बिंदुओं पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी प्रश्न का जब उत्तर हम शुरू करते हैं तो प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, एक बालक जब विद्यालय जाकर जो कुछ भी सीखता है तो उसके सीखे हुए तत्व को ही हम उपलब्धि कहते हैं तथा इस उपलब्धि का पता लगाने के लिए बनाए जाने वाली परीक्षण को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण को निष्पत्ति परीक्षण या ज्ञानार्जन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमारा क्या होता है, वो उपलब्धि होता है। और उस जो हम उपलब्धि हासिल किए हैं, किसी भी चीज़ को सीखे हैं, तो उसका परीक्षण जब हम जिस विधि से करेंगे उसी को हम उपलब्धि परीक्षण कहेंगे। इसका दूसरा नाम निष्पत्ति परीक्षण और ज्ञानार्जन परीक्षण भी है। चलिए आगे लिखा हुआ है, उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थियों को व्यवहार परिवर्तन के मापन का एक उत्तम साधन है। इस परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों के उस ज्ञान का मापन करते हैं जो वह अर्जित करता है विद्यालय में, अर्थात विद्यार्थी की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त सफलताओं या योग्यताओं या उपलब्धियों का मापन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमने बताया अभी, हम कहीं पर भी जाकर कोई भी चीज़ सीखते हैं तो जो हम सीखे वो हमारा उपलब्धि हुआ, और सीखे गए ज्ञान का परीक्षण करने के लिए जिस परीक्षण का उपयोग किया जाएगा उसको हम उपलब्धि परीक्षण कहेंगे। आगे लिखा है, उपलब्धि परीक्षण के अर्थ एवं परिभाषा। उपलब्धि परीक्षण का तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी ने शिक्षा अधिगम के प्रक्रिया के पश्चात किस प्रकार की योग्यता या अनुभव को अर्जित कर लिया है तथा साथ शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को ही अध्ययन अध्यापन में होने वाली कमियों और कठिनाइयों को भी जाना जा सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी प्रकार की गतिविधि को सीखने के लिए कहीं भी जा रहा है तो जो सीख लिया है वो उसका उपलब्धि हुआ, और सीखे गए ज्ञान का जब हम परीक्षण करेंगे वो उपलब्धि परीक्षण हुआ। दोस्तों, यह जो उपलब्धि परीक्षण है यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए ही उपयोगी है। कैसे उपयोगी है इसको हम अभी समझाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिटेल में आगे समझेंगे। देखिए, जो विद्यार्थी का परीक्षण हुआ तो नहीं बता पाएगा, मतलब उसको उस बिंदु पर मेहनत करने की आवश्यकता है, फिर से सीखने की आवश्यकता है। तो उसको डायग्नोस टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, उसका परीक्षण रेमेडियल
टेस्ट कहलाता है, वो अलग है, दूसरा वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो उपलब्धि परीक्षण हम समझ गए, विद्यार्थी को कैसे हेल्प करेगा। विद्यार्थी का परीक्षण लेने से पता चलेगा वो चीज़, जो चीज़ नहीं जान रहा उसको फिर से सिखाया जाएगा। शिक्षा के लिए कैसे उपयोगी है, जब परीक्षण हम लेंगे, अब विद्यार्थी को पता नहीं चलेगा, वो नहीं सीख पाएगा, तो शिक्षक के लिए एक चैलेंज वहाँ पर आता है। चैलेंज क्या है कि विद्यार्थी क्यों नहीं सीखा, यदि नहीं सीखा तो क्या इनके मतलब जो भी टीचिंग का मेथड था उसमें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, या इनके सिखाने का जो तरीका था वो तो कहीं मतलब कमज़ोर नहीं रह गया, जिसके कारण विद्यार्थी नहीं सीख पाया। तो एक अध्यापक को भी मौका मिलता है अपने आप को सुधारने के लिए, और एक विद्यार्थी को भी मौका मिलता है कि यह जो है दोनों के लिए लाभकारी है। आगे लिखा है, विभिन्न शिक्षाविदों एवं विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर उपलब्धि परीक्षण का निम्नलिखित परिभाषा दी है। क्या क्या परिभाषा दी है? एविल महोदय के अनुसार जो है वह है, उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण छात्र के किसी ज्ञान को समझने अथवा ग्रहण किए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। यही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। फ्रीमैन के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी विशेष विषय अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है, वही जो है आपका उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। गेरिसन के अनुसार निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उनके ज्ञान की सीमा का मापन करता है, उपलब्धि परीक्षण ही कहलाता है। फिर है प्रेंसी, रॉबिन्स एवं हॉर्लॉक्स के अनुसार उपलब्धि परीक्षण का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है। फिर है थॉर्नडाइक और हेंगन महोदय के अनुसार, जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर लेने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। फिर सुपर महोदय के अनुसार एक उपलब्धि परीक्षण यह जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा वह कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से कर सकता है। दोस्तों, सारे ही शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों ने एक ही बिंदु पर फोकस किया है कि जो विद्यार्थी जो कुछ भी सीखा उसी का परीक्षण करने के लिए, जो सीखा उसको उपलब्धि कहेंगे, और उसका परीक्षण करने के लिए, जांचने के लिए कि कितना सीखा है, उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। आगे लिखा है, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसकी सहायता से स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय और सिखाए जाने वाले कौशलों में विद्यार्थियों की सफलता अथवा उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, हम पहले बोले हैं, स्कूल हो या कहीं पर हम कुछ भी सीखने जा रहे हैं तो जो सीखे हमारा उपलब्धि है, और जो हम सीखे उपलब्धि है, और जो सीखेगा ज्ञान का जो परीक्षण होगा वही उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। तो दोस्तों, आगे है उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। चलिए अब जानते हैं उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, विद्यार्थियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन में सहायक होता है। दूसरा, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक होता है। तीसरा, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। चौथा, प्रचलित पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करना हो। पांचवा, विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाना। छठा, यह पता लगाना कि किसी छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। सातवां, शिक्षण कार्य में सुधार हेतु सहायक। आठवां, प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का चयन करने में सहायक। नौवां, अध्यापक का मूल्यांकन करने में सहायक। 10वां, छात्रों के शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन में सहायक। दोस्तों, ये 10 पॉइंट जो हैं उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य हो गए। जानेंगे कैसे? जैसे विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, किनको हम रोल नंबर 1 दे, किनको रोल नंबर 2, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। कहीं पर एडमिशन करना है या कहीं किसी को जॉब देना है तो क्या करते हैं, हम टेस्ट ले लेते हैं, पता करते हैं कि किसको कितना ज्ञान है, जिस क्षेत्र में भी हो। तो जिस क्षेत्र में जाना है, जिस क्षेत्र में किसी का चयन करना है, तो उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी को हम बेस मानकर उसमें टेस्ट लेते हैं। फिर हम यह डिसाइड करते हैं कि किसको पहले लेना है और किसको बाद में लेना है। तो ये उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य हो गए। फिर उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं हैं। आगे
दोस्तों उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं जो हैं उसके बारे में अभी हम जानेंगे। उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं जो है निम्न है। एक अच्छा परीक्षण वही होता है जो छात्रों की समस्याओं का सही पता लगाए। अतः उपलब्धि परीक्षण की निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। दोस्तों उपलब्धि परीक्षण अच्छा कैसे हो, किस आधार पर उसको हम अच्छा कहेंगे, उसी के बारे में हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। पहला, वैधता होनी चाहिए। उसमें वैधता का तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य से वह परीक्षण किया जाना है वह उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं, अर्थात छात्रों के स्तर के अनुरूप परीक्षण का निर्माण किया जाना चाहिए। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बताया था, वैधता के बारे में डिस्कस किया था विस्तार पूर्वक। जिन मित्रों को वैधता समझने में परेशानी हो रही है कृपया हमारे चैनल पर जाएं और पिछले वीडियो में वैधता क्या है, उद्देश्य, महत्व वगैरह सब हम उस वीडियो में डिटेल में बताएं, तो कृपया उस वीडियो को जाके देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला, वैधता जो है होना चाहिए। जैसे यदि 7th क्लास के बच्चा का परीक्षण का निर्माण करना है तो इसमें 7th क्लास के बच्चा के अनुरूप ही प्रश्न होगा, ना कि 10th क्लास के अनुरूप। फिर दूसरा है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, यानी उपलब्धि परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात परीक्षण का रिजल्ट हर बार एक ही आना चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में बदलना नहीं चाहिए। जैसे 2 + 3 5 होता है तो हर बार 2 + 3 5 ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं दोस्तों, जैसे विश्वसनीय को समझाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता क्या है कि एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलता है तो चाहे कोई भी शिक्षक चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो परिणाम आएगा परीक्षा का वो समान आएगा, ये विश्वसनीय हो गया। और ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव में आते हैं जिसमें व्याख्यान विधि से लिखना होता है, व्याख्या करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी जान भी नहीं रहा है फिर भी यदि उससे संबंधित अगल बगल भी कुछ लिखता है फिर भी उसको नंबर मिल जाएगा, और जितने सारे शिक्षक उसकी जांच करेंगे उतने प्रकार से उसमें नंबर आएंगे, क्योंकि सारे शिक्षक अपने अपने मतानुसार उसका मूल्यांकन करेंगे। कहीं यदि मान लेते हैं 5 नंबर का प्रश्न है तो कहीं 4 भी आ सकता है, कहीं 3 भी आ सकता है, कहीं 5 भी आ सकता है, तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, वो विश्वसनीय नहीं होगा। तो विश्वसनीय समझ गए, यानी उसका जो परीक्षण का परिणाम है वो हर समय एक समान आना चाहिए चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तो वो विश्वसनीय होगा। फिर है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, अर्थात किसी प्राप्त प्रश्न का उत्तर हर क्षेत्र एवं परिस्थिति में एक समान ही आना चाहिए। अंक प्रदान करते समय अध्यापक परीक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़े। देखिए दोस्तों, अभी हम बताए हैं विश्वसनीयता में कि उसका जो परिणाम आता है एक समान आना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, विश्वसनीय कहलाएगा। और वस्तुनिष्ठता अभी हम समझाए हैं, विश्वसनीयता भी वही हो गया, किसी भी परिस्थिति में परिणाम बदलना नहीं चाहिए। वस्तुनिष्ठता में यदि परिस्थिति भी बदल जाएगा फिर भी परिणाम नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ में परिस्थिति बदल जाए परिणाम नहीं बदलना चाहिए, विश्वसनीय में क्या होगा, किसी भी परिस्थिति में समान आना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है विभेदीकरण। दोस्तों दूसरा और तीसरा पॉइंट समझ में आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर यदि नहीं आया होगा तो हम फिर से देखिए एक बार समझा ही देते हैं। विश्वसनीयता में होता है कि यदि परिस्थिति बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए फिर भी क्या हो, परीक्षण का परिणाम समान आना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं बदलना चाहिए, तो वो हो गया विश्वसनीयता। अब वस्तुनिष्ठता में हो गया चाहे परिस्थिति बदल भी जाए, चाहे कोई भी एग्जाम्पल में कोई भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी परिस्थिति में जो मतलब परीक्षण का परिणाम है उसमें प्रभाव नहीं पड़े, यहाँ तक कि व्यक्तित्व का भी प्रभाव नहीं पड़े, तो उसको हम वस्तुनिष्ठ कहेंगे। फिर आगे है चौथा नंबर विभेदीकरण। एक अच्छा परीक्षण वही होता है जो 2 लोगों के मध्य जानने में सक्षम हो। इसे हम पहले बताए हैं दोस्तों, जब बहुत सारे बच्चे हैं उनका मतलब रैंकिंग करना है, स्तरीकरण करना है, तब क्या करते हैं, हम टेस्ट लेते हैं कि रोल नंबर 1 कौन रहेगा, 2 कौन रहेगा। तो मतलब 2 विद्यार्थी के बीच में हम क्या करते हैं, विभेदीकरण करते हैं, विभेद करते हैं। उसमें हम पता करते हैं कौन सा विद्यार्थी अच्छा है, कौन सा पुअर है।
तो ये विभेदीकरण करना भी हो गया, ये भी उपलब्धि परीक्षण का विशेषता हो गया। फिर आगे है 5वां व्यापकता यानी समग्रता। इस प्रकार के परीक्षणों में प्रश्नों की प्रकृति ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हो। मतलब जब हम टेस्ट लेंगे तो ऐसा प्रश्नों का प्रारूप रखना है, ऐसा प्रारूप रखना है कि सभी जो भी मतलब कैरिकुलम हो, जो भी सिलेबस हो, वो टोटल का टोटल कवर करे। फिर है मानकीकृत, 6ठा पॉइंट है मानकीकृत। वैसा परीक्षण होना चाहिए जिसमें वैज्ञानिकता का समावेश हो, ताकि सभी मानक पे खरा उतरे और परीक्षण को पूर्ण बनाए, परीक्षण के उद्देश्य को पूर्ण बनाए। दोस्तों आगे है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण प्रक्रिया में शामिल चरण। अभी तक हमने विशेषता जान गए, इसका अभी हमने इसका विशेषता जाना, उद्देश्य जाना, शाब्दिक अर्थ जाना, परिभाषा जाना। अब हम जानेंगे उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल चरण। इसको हम ये भी कह सकते हैं उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण। तो इसमें कितने चरण हैं दोस्तों? तो इसमें 4 चरण हैं। कौन कौन चरण हैं? तो परीक्षण की योजना पहले बनाएंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर परीक्षण का अंतिम प्रारूप देंगे और परीक्षण का लास्ट में मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए उपलब्धि परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया में शामिल चरण के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है परीक्षण का योजना बनाना। मतलब किसी भी परीक्षण के लिए सर्वप्रथम उसके निर्माण की योजना बनाई जाती है। किसी बड़े अथवा जटिल कार्य को करने के लिए सबसे पहले उसकी योजना बनाई जाती है, तत्पश्चात उस योजना पर कार्य किया जाता है। इसी प्रकार परीक्षण की रचना के लिए भी परीक्षण निर्माण की योजना बनानी पड़ती है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाता है कि परीक्षण के उद्देश्य क्या है, परीक्षण का स्वरूप क्या होगा, परीक्षण किस प्रकार बनाया जाएगा तथा परीक्षण के किसके लिए बनाया जाएगा। परीक्षण की योजना के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें परीक्षण की योजना बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या क्या होगा, किस कार्य के लिए, किस योजना के लिए हम परीक्षा ले रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, किस कक्षा के लिए ले रहे हैं, किस प्रकार से लेंगे, सब चीज़ को इसमें डिसाइड किया जाता है। इसी बिंदुओं को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें है योजना बनाने के अंतर्गत आता है पहले उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, फिर विषय वस्तु का निर्धारण करेंगे। तो उद्देश्य निर्धारण में लिखा हुआ है परीक्षण की रचना की योजना के निर्माण के समय ही परीक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसका निर्धारण परीक्षण निर्माणकर्ता द्वारा ही किया जाता है। मतलब जो टेस्ट लेगा वही इसके उद्देश्य का निर्धारण करेगा। जैसे हम यदि कोई चैप्टर पढ़ाए हैं कक्षा में, यदि हमको टेस्ट लेना है तो उसका उद्देश्य पता है ना, कि हमको किस बच्चा को कितना समझ आया, ये उद्देश्य हुआ हमारा। यदि वही हम फाइनल एग्ज़ाम में लेंगे तो क्या, फाइनल एग्ज़ाम में होगा तो क्या, उसका भी उद्देश्य लगभग वही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा कि उसमें रैंकिंग भी किया जाता है। मतलब कौन सा विद्यार्थी जो है फर्स्ट किया, कौन सा विद्यार्थी सेकंड किया। तो ये उद्देश्य का निर्धारण जो होता है उपलब्धि परीक्षण में, जो परीक्षा ले रहा है, जो परीक्षण ले रहा है, जो परीक्षण का निर्माण कर रहा है, उसको पता होता है। फिर है विषय वस्तु का निर्धारण। उद्देश्य के अनुसार ही परीक्षण के विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। जैसे यदि किसी परीक्षणकर्ता का उद्देश्य 18 वर्ष की आयु के बालकों की बुद्धि का मापन करना है, तब विषय वस्तु के निर्धारण में परीक्षण निर्माणकर्ता को यह निश्चित करना होता है कि बुद्धि से संबंधित किन किन पहलुओं का मापन करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, यदि नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट होता है तो उसमें क्लास लिमिट होता है कि हाँ पोस्ट मैट्रिक होगा कि अंडर मैट्रिक होगा। तो इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उसमें सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, आयु वर्ग से संबंधित होते हैं। जैसे 18 वर्ष एग्जाम्पल दे रहे हैं, 18 वर्ष के बच्चों का हमको नेशनल स्कॉलरशिप देना है तो उसके लेवल का प्रश्न होना चाहिए, उसका IQ लेवल, एवरेज IQ लेवल क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न का निर्धारण होता है। तो यही कहा है कि विषय वस्तु का निर्धारण में जो उद्देश्य होता है उसको ध्यान में रख के उसका निर्धारण किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा तैयारी यानी प्रिपरेशन। पहला पॉइंट जो हमारा था परीक्षण की योजना बनाना, वो संपूर्ण हुआ। दूसरा है तैयारी यानी प्रिपरेशन। परीक्षण की निश्चित एवं व्यवस्थित योजना बनाने के पश्चात ही परीक्षणकर्ता परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करने लगते हैं।
परीक्षण में जितने प्रकार के पदों की आवश्यकता होती है उन्हें प्रारंभिक रूप में ही निर्मित कर लिया जाता है। परीक्षण के पदों को एकत्रित करने तथा उनके पद रूप को निश्चित करने के पश्चात परीक्षण निर्माणकर्ता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह पदों को विषय वस्तु उपयुक्तता तथा गुणों की दृष्टि से देखे, जिससे उसका यह प्रारंभिक रूप और अधिक सुधरे। जैसे परीक्षण की तैयारी में परीक्षणकर्ता को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब सबसे पहले परीक्षण हम बनाने चलेंगे तो योजना जब बन जाएगा तो उसकी तैयारी करेंगे। तो तैयारी करेंगे तो क्या होगा कि प्रारंभिक रूप में ही कितने पद उसमें सम्मिलित करना है ये सब उसमें हम डिसाइड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ बातों का उसमें ध्यान रखना होता है, जो है विभिन्न स्रोतों से परीक्षण पदों को एकत्रित करेंगे सबसे पहले। फिर है पदों को विभिन्न रूप में सम्मिलित करेंगे। फिर है तीसरा है पदों की स्वयं तथा विशेषज्ञों की सहायता से अवलोकन एवं संपादन करेंगे। एग्जाम्पल, परीक्षण के पद के प्रकार जो होते हैं, सत्य असत्य प्रकार के कितने प्रश्न होंगे, मिलान प्रकार के कितने प्रश्न होंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कितने होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, निबंधात्मक प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे। तो सब क्या है, पद है। तो परीक्षण की जब हम तैयारी करेंगे तो इस सब पद का निर्धारण पहले कर लिया जाता है ताकि उसके अनुसार उसका मूल्यांकन किया जा सके। फिर तीसरा है परीक्षण का अंतिम प्रारूप। मतलब जब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, परीक्षा की योजना बना लेंगे, फिर तैयारी कर लेंगे। फिर तैयारी करने के बाद क्या होगा, परीक्षण का अंतिम प्रारूप, यानी अंतिम प्रारूप में हम चले जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, परीक्षण की योजना एवं उसके प्रारंभिक रूप की रचना के बाद यह जानने का प्रयास होता है कि परीक्षण कितना श्रेष्ठ, वैध एवं विश्वसनीय है। दोस्तों, जब हम सब तैयारी कर लेंगे, जब हम परीक्षण के निर्माण करने लगेंगे, परीक्षण के निर्माण के लिए पहले योजना बनाएंगे, फिर तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तैयारी करने के बाद फिर परीक्षण का अंतिम प्रारूप पर जब हम पहुंचेंगे तो अंतिम प्रारूप में क्या होगा, पहले कितना जो परीक्षण हम ले रहे हैं ये जानने का प्रयास करेंगे, कितना परीक्षण जो ले रहे हैं कितना श्रेष्ठ है, विश्वसनीय है और वैध है, विश्वसनीय है और वैध है। फिर परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसके प्रारंभिक रूप की जांच कर लेनी चाहिए। इसी प्रारंभिक जांच को पायलट स्टडी भी कहते हैं। दोस्तों, जब हम पूरा तैयारी कर लेंगे, कितना विश्वसनीय, श्रेष्ठ, वैध है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके प्रारंभिक जांच करेंगे। मतलब जांच करने का तात्पर्य यह है कि यह फाइनल स्टेज में पहुंच गया। तो जब फाइनल स्टेज में पहुंचेगा तो जो जांच करेंगे उसको हम पायलट स्टडी के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य भी कुछ होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य यही होगा, जब फाइनल रूप में है तो किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पॉइंट नंबर 1 में, इस जाँच के द्वारा कमजोर एवं बेकार के पदों को परीक्षण से निकाल दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है विभिन्न पदों के मध्य अंतर सहसंबंध ज्ञात करना। तीसरा पॉइंट है समस्त पदों को उपभागों में व्यवस्थित करना। चौथा पॉइंट है अंतिम रूप से वास्तविक समय सीमा ज्ञात करना। पांचवा है अंकन विधि का निश्चय करना। दोस्तों, जब हम परीक्षण का तैयारी करेंगे, परीक्षण के तैयारी में अंतिम प्रारूप में इस सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर उसका एक बार से मूल्यांकन किया जाता है। मतलब उसको मूल्यांकन नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि विश्लेषण कह सकते हैं, विश्लेषण किया जाता है। इसमें जो कमज़ोर पद होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। फिर जो भी पद होता है उसके बीच सहसंबंध खोजा जाता है कि कहीं समान क्वेश्चन तो नहीं दे दिए हैं। फिर उसके बाद समय सीमा का ज्ञात किया जाता है। अंकन, किस प्रश्न के लिए कितना नंबर मिलेगा उसको फिर देखा जाता है। फिर यह देखा जाता है, फिर आगे लिखा है प्रस्तुत सोपान के अंतर्गत परीक्षण की जांच 2 भागों में की जाती है। पहला पायलट प्री ट्राई आउट कहलाती है और दूसरा एक्चुअल ट्राई आउट कहलाती है। ऐसे दोस्तों, यदि फाइनल जब हम बना लिए हैं परीक्षण तो उसको हम क्या करेंगे, जब ये सब चीज़ देख लिए हैं तब 2 भाग में 2 प्रक्रिया द्वारा यह परीक्षण जो है गुजरता है। पहले प्रथम जांच का प्रयोग मुख्य उद्देश्य परीक्षण की मुख्य कमियों को पाकर दूर कर किया जाता है, तो ये हो गया प्री ट्राई आउट। और दूसरा द्वितीय जांच जो होता है एक्चुअल ट्राई आउट। द्वितीय जांच में परीक्षण की वास्तविक जांच के अंतर्गत पद विश्लेषण तकनीक का
प्रयोग किया जाता है। पद विश्लेषण दोस्तों हम वीडियो में बता चुके हैं पहले। पद विश्लेषण क्या होता है? जब परीक्षण का निर्माण किया जाता है, जो पद का चयन होता है उसका जांच किया जाता है इसमें पद विश्लेषण में। तो द्वितीय जांच में पद विश्लेषण किया जाता है, यानी कंटेंट को जांचा जाता है कि वैध है कि नहीं है। फिर द्वितीय जांच का मुख्य उद्देश्य है कुछ। पहला, टू सेलेक्ट गुड आइटम टू बी इंक्लूड इन द फाइनल टेस्ट, मतलब अच्छे आइटम को, अच्छे पद को चयन किया जाता है फाइनल टेस्ट के लिए। दूसरा है टू रिजेक्ट द इनवैलिड और लेस वैलिड आइटम्स, मतलब जो पद जो है परीक्षण के लिए वैध नहीं है उसको क्या किया जाता है? रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट यानी बाध्य कर दिया जाता है, इजेक्ट यानी बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आगे लिखा है, चूंकि परीक्षणकर्ता अपने परीक्षण में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहता है जो उसके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। इस प्रक्रिया में प्रश्नों की विभेदीकारिता तथा प्रश्नों की कठिनाई स्तर की गणना भी करनी होती है तथा केवल उन्हीं पदों का चयन किया जाता है जो इन दोनों कसौटियों पर सही उतरते हैं। मतलब अभी तक जो भी हम बताए हैं, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि परीक्षण का अंतिम प्रारूप में पद विश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है। फिर इसमें जो क्वेश्चन वैलिड होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है फाइनल टेस्ट के लिए, जो वैलिड नहीं है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। लगभग समझिए कि यहाँ पर परीक्षण का अंतिम प्रारूप जो है, परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार हो गया। फिर आगे एक पॉइंट और बचता है जो है परीक्षण का मूल्यांकन। फाइनली हम फाइनल टेस्ट इसको कह सकते हैं। जो हम परीक्षण बनाने निर्माण करने चले हैं उपलब्धि परीक्षण, उसका फाइनल टेस्ट करेंगे कि अब ये रेडी हो गया, अब कहीं एरर तो नहीं रह गया। तो इसमें है परीक्षण का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहला, परीक्षण कितनी वैध, विश्वसनीय, विभेदकारी एवं वस्तुनिष्ठ है, अर्थात परीक्षण में आदर्श मापन यंत्र की विशेषताएं किस सीमा तक उपस्थित है। मतलब कोई भी परीक्षण का कितना वैध है, कितना विभेदकारी है, कितना वस्तुनिष्ठ है, ये सब का मापन किया जाता है फाइनल स्टेज में। जब हम मूल्यांकन का परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करने चले हैं तो निर्माण का चरण है, जब फाइनल रेडी हो जाएगा तब ये सब चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि विश्वसनीय, वैध, विभेदकारी, वस्तुनिष्ठ ये सब है कि नहीं है। फिर दूसरा है परीक्षण का मूल्यांकन उत्तम मापन की भावी कसौटियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब जो बच्चा टेस्ट देगा, जिसके लिए हम उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किए, उसका जब हम उसको टेस्ट लेके जब उसका हम मूल्यांकन करेंगे तो उसको ध्यान में रखा जाता है कि सभी के लिए इक्वलिटी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये दोस्तों उपलब्धि परीक्षण का चरण संपन्न हुआ। 4 चरण थे। 4 चरण के अंदर जो भी मुख्य बिंदु थी हमने चर्चा की, और अंतिम में आ जाता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। किसी भी प्रश्न का उत्तर जब हम देते हैं तो अंतिम में इन कंक्लूजन लिखना होता है यानी निष्कर्ष। तो इसमें लिखा है, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के शिक्षा प्रणाली में उपलब्धि परीक्षण का महत्वपूर्ण महत्व है। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि छात्र किस चीज़ को कितना अर्जित किया है। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात किस प्रकार की योग्यता या अनुभव को अर्जित किया है। ये दोस्तों जो निष्कर्ष लिखाता है ना, एक तरह से सारांश होता है। जो हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो प्रश्न हम उत्तर दे रहे हैं उसका सारांश, यानी कहिए कि मतलब शॉर्ट टाइप में हम किस तरह से समझा सकते हैं, वही निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी हेल्प भी करेगा। इस वीडियो के अंदर हमने उपलब्धि परीक्षण के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व, परीक्षण निर्माण के सिद्धांत, चरण, प्रयोग विधि, उपयोग विधि, इसके उद्देश्य क्या हैं, इस सारे बिंदुओं को हमने कवर किया। यानी उपलब्धि परीक्षण से रिलेटेड इतना प्रकार के जो भी प्रश्न आएगा, इसको आप अच्छा से देखिएगा 2 बार 3 बार, मतलब अच्छा से समझ में आ जाए, उसके बाद आप इतने सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सहायता हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पहुँचते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।